नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट 5 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो आपको प्रैक्टिस बराबर करते रहना है। अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस छोड़ दी, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, वैसे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है, जिससे सारी चीज़ें आपकी रिदम में बनी रहे। नहीं तो जब आपका एग्जाम आ जाएगा जून में, फिर आप चीज़ें रिवाइज करने बैठेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको नई लगने लगेंगी। इसलिए आपका प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही वक्त है, आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। दूसरे यहाँ पर बैठ गए होंगे, शांति से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, और आप कम से कम प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे, दूसरों से ज़्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आप दूसरों से ज़्यादा जान रहे होंगे, दूसरों से ज़्यादा आपके पास में प्रैक्टिस सेट का अनुभव होगा। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर रूबरू करवाया जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 52वें संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? चलिए आइए देखते हैं। प्रस्तावना की यहाँ पर बात हो रही है, सही आंसर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब ये प्रस्तावना कहाँ से निकल करके आई और कब जोड़ा गया, ये सारी चीज़ें आइए हम आपको बताते हैं। आंसर आपको टिक करते चलना, 1 से 10 तक नंबर डाल लीजिए। पहले अपना आंसर लिखिए, फिर हमारा आंसर देखिए। आपका आंसर अगर हमारा आंसर मैच करता है तो 1 नंबर लिख दीजिए। ऐसे करके जब आपके लास्ट में कितने नंबर आ रहे हैं उन सारे नंबर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। जो नई जानकारी आपको मिलती जाए उसी प्रश्न के सामने आपको लिखते जाना है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर दिया गया। यानी कि जो आप उद्देशिका या प्रस्तावना है उसका निर्माण कहाँ से हुआ था, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उसी से आगे चल करके प्रस्तावना का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है यही उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत की उद्देशिका बना। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया, तो आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी जो उद्देशिका थी, उद्देश्य प्रस्ताव था, वही आगे चल के प्रस्तावना में बदल गया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब ये कैसे याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब देखिए 42 आपको दिख रहा है, तो 4 + 2 कीजिए, कितना होगा, 6 होगा, और 1976 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, 4 + 2 = 6, और 1976 के लास्ट में भी 6 लिखा है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा। ऐसे आप 44वां संविधान संशोधन याद कर सकते हैं, तो 4 + 4 = 8, 1978 के लास्ट में भी 8 लिखा है, तो आप याद कर सकते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब संपन्न कराए गए थे? एमपी राज्य व्यवस्था से यह प्रश्न है। ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी 1957, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1955। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 1957 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार संपन्न करवाए गए थे। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के नाम से राज्य अस्तित्व में आया, और 1956 में ही विधानसभा भी अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी विधानसभा भी 1956 में ही बन गई थी। किंतु मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद राज्य की विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव कब संपन्न हुए, तो 1957 में संपन्न हुए। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 1956 ही लगा करके चले जाते हैं कि जब निर्माण हुआ था तभी चुनाव हुए होंगे, लेकिन याद रखिएगा चुनाव जो है 1957 में ही हुए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। सारे नंबर आपको आगे लिखते जाना है। ठीक है, जो नई चीज़ें मिल रही हैं उनको भी आपको नोट डाउन करते जाना है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिटें जारी कर सकता है? जैसा कि आपको पता है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की रिटें जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार वो जो है रिटें जारी करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 132, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 226। चलिए आंसर देखते हैं। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। सही आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है वो उच्चतम न्यायालय अपने मौलिक अधिकारों के लिए रिटें जारी करता है। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं, और यहाँ से क्या क्या प्रश्न केवल इस एक प्रश्न से ही बन सकते हैं वो भी आपको बताते हैं।
देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिटें जारी करता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 जो है उसे ही भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न जो है एमपीपीएससी ने कई बार पूछा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। प्रस्तावना कभी भी टिक करके मत आइएगा, आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। नंबर 4, भारतीय संविधान में पंचायती राज एवं ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुसूची 2, ऑप्शन बी है अनुसूची 7, ऑप्शन सी अनुसूची 11 या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुसूची 12। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अनुसूची 11 में जो है ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। आइए आपको जानकारी देते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत एवं पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा जो है अनुसूची 12 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें नगरीय निकायों के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो नगर पालिका नगर निगम अनुसूची 12 में है, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत और जो आपका पंचायती राज है ये अनुसूची 11 में है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। और चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश के महू में किस भारतीय नेता का जन्म हुआ था? ऑप्शन है बाबूलाल गौर, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है बाबू जगजीवन या फिर ऑप्शन नंबर डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इससे करंट का भी एक प्रश्न अभी बनेगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर की महू तहसील में हुआ था। आइए कुछ जानकारी देते हैं और कौन सा करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, तो बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर की महू तहसील में हुआ था। अब देखिए, प्रश्न कौन सा करंट का बनेगा, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 14 अप्रैल को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। तो याद रखिएगा राजकीय अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया है 14 अप्रैल को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? अभी यूपीएससी आईएएस के प्रश्न पत्र में ये जो है प्रश्न आया हुआ था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पर प्रस्तावना की बात की जा रही, ना कि आर्टिकल की बात की जा रही है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी 1 भी बार नहीं, ऑप्शन डी है 3 बार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपने क्या आंसर लगाया है वो आप टिक कर लीजिएगा। आइए आपको आंसर दिखाते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 2 बार भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। कब कब किया गया है वो भी आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र 2 बार हुआ है। कब? पहले शुरुआत में हुआ है, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। बस ये 2 बार ही भारत शब्द का यहाँ पर यूज किया गया है, हम भारत के लोग भारत को। उसके बाद पूरी प्रस्तावना है। अब देखिए, यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होकर के इंडिया को भी यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि इंडिया भी तो है, लेकिन मेरे भाई इंडिया का प्रयोग जो है वो आर्टिकल 1 में किया गया है, ठीक है। भारत इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा, ये जो है वो आर्टिकल 1 में कहा गया है, ना कि प्रस्तावना में। प्रस्तावना में सिर्फ 2 बार भारत शब्द का जिक्र हुआ है, हम भारत के लोग भारत को। फिर उसके बाद आगे है प्रभुत्व संपन्न, ये सारी चीज़ें आगे दी हुई हैं, ठीक है। तो भारत शब्द का प्रयोग 2 बार ही किया गया है, याद रखिएगा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और ये यूपीएससी में इसीलिए पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो एमपी की पॉलिटी से यह प्रश्न है, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल वोहरा, ऑप्शन बी है दिग्विजय सिंह, ऑप्शन सी है श्यामचरण शुक्ल या फिर ऑप्शन नंबर डी है अर्जुन सिंह। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि अर्जुन सिंह जो थे उनके समय पर फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, विख्यात दस्य सुंदरी फूलन देवी ने सन 1983 में आत्मसमर्पण किया था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह के समय पर बहुत से डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए इनके कार्यकाल को चंबल घाटी के दस्युओं के आत्मसमर्पण के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो अर्जुन सिंह ने कई कार्यक्रम यहाँ पर चलवाए थे कि आप आइए, आपकी सज़ा कुछ कम करवा दी जाएगी, आत्मसमर्पण कीजिए। तो मतलब बहुत सारे डाकुओं ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था, इसलिए इनके काल को डाकुओं के आत्मसमर्पण के लिए जाना जाता है। एक प्रश्न और आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अर्जुन सिंह के कार्यकाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में इसीलिए उपलब्ध कराई जा रही हैं कि जब आप चाहें हमारे टेलीग्राम चैनल से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम ऐप पर जाइए, बस सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा। बड़ी आसानी से आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में इससे पहले जो भी हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और उसके बाद वापस भारत को ही आने वालों की नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये भी बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि पहले भारत से पाकिस्तान गए और वापस पाकिस्तान से भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता कौन बताता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 8। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 7 यह बताता है कि जो लोग पाकिस्तान गए और वापस भारत आ गए उनके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे। चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाने वालों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 बताता है। यानी भारत से पाकिस्तान तो गए लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में वापस आ गए, तो उनको क्या करना होगा भारत की नागरिकता लेने के लिए? देखिए, तो इस अनुच्छेद के अनुसार उन्हें 6 महीने भारत में पहली बार निवास करना पड़ेगा और पाकिस्तान से जब वो भारत आ रहे होंगे तो पाकिस्तान की तरफ से एक सरकारी लेटर भी जारी करवाना होगा कि हम वापस लौट करके पाकिस्तान में नहीं आएंगे, अब हम भारत में ही निवास करेंगे। ठीक है, तब भारतीय जो सेना मतलब भारतीय सरकार जो है वो इनको संविधान में शामिल कर लेगी और इनको नागरिकता प्रदान कर देगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी PCS में आए हुए हैं, कुछ UPSC IAS में आए हुए हैं, कुछ आपके MPPSC में आए हुए हैं। सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ नए प्रश्न हैं, करंट के भी प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, वो भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। चलिए आंसर देखते हैं। MP पॉलिटी का प्रश्न है। सही आंसर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपसे गुड गवर्नेंस डे भी पूछा जा सकता है, तो एक ही बात है, उन्हीं के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर 1925 को ग्वालियर में जन्मे श्री वाजपेयी आज के आदर्श नेता के रूप में विख्यात हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया, तो 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? कौन सॉल्व करेगा उस विवाद को? ऑप्शन ए है संसद को सौंपा जा सकता है, ऑप्शन बी है भारत के महाधिवक्ता को सौंपा जा सकता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपा जा सकता है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होगा उसको सॉल्व करेगा। आइए देखते हैं किस आर्टिकल के अनुसार ये अधिकार जो है दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय होगा वही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है, ना कि संसद में देता है और ना ही जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को देता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले ये बताइए, और उसके बाद अपने जितने भी नंबर आपके आए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि और कितने लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कितने लोग अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं, कितने लोग दूसरों से आगे निकल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस वाले वीडियो लेकर के आते रहेंगे। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ में आपको बता दें कि यूनिट 8 जो है आपकी, वो सुबह की करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर हम आपके लिए 360 डिग्री लेकर के आते हैं सुबह 7:30 बजे। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि साथ ही साथ में आपका जो यूनिट 8 है जिसमें स्पोर्ट्स के प्रश्न, MP करंट अफेयर के प्रश्न, समसामयिक घटना संग्रह जो भी पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न हम साथ ही साथ में अभी से ही क्लियर करते हुए चल रहे हैं। जब आपका एग्जाम आएगा तब तक आपकी यूनिट 8 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। तो उस वीडियो को देखना बहुत अनिवार्य है, आज भी अपलोड किया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।